हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, तो सेकंड वीडियो देखने से पहले फर्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। मेरा नाम है विकास और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विकास इंफोटेनमेंट। तो और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब स्टार्ट करते हैं। पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है किसी और, अन्य, अलग। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, यानी कि वो अपना खाना किसी और से बनाते हैं, वो खुद अपना खाना नहीं बनाते। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो, उनका जो रहने का जो तरीका होता है या जहाँ पे वो रहते हैं उस तरीके का उनका खाना होता है। जैसी जगह पे वो रहेंगे, जैसा उनका तरीका होगा खाने का, वैसा ही उनका खाना होगा। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, तीन तरह के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। पहला है सैप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक और तीसरा है होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में अभी डिटेल में पढ़ते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो वो ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो बाहर से ही डाइजेस्ट होकर उनकी बॉडी में आती है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा के वो अपना पेट भरते हैं। तो जैसे कि फंगस हो गई, ईस्ट हो गई, मशरूम, बैक्टीरिया, ये अपना खाना जो है वो खाते तो है, दूसरे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते और ना ही अपने अंदर डाइजेस्ट कर सकते हैं खाने को। पढ़ते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो पैरासाइट का मतलब होता है कि जिस पे रहना, जिसकी बॉडी पे रहना, उसी की बॉडी को खाना। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी पे रहते हैं उसी की बॉडी को खाते हैं। तो ये दो तरह का होता है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर रहता है और उसे खाता है, जैसे कि लीच हो गई, अमरबेल हो गई, टिक्स हो गए, जोंक वगैरह होती है या जुएँ वगैरह होती है। तो जुएँ जो हैं वो क्या करती, सर पे रहती है और सर के अंदर से ही खून चूसती हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वो एक्टोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। दूसरा है एंडोपैरासाइट, यानी कि अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर रहता है, जैसे कि टेपवर्म या एस्कैरिस। तो कई बार पेट में कीड़े होते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं और हमारी ही बॉडी को खाते हैं, जो भी हमने खाना खाया होता है उसको खा लेते हैं। तो ये न्यूट्रिशन जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। एक डेफिनेट माउथ होता है जिसके थ्रू ये खाना खाते हैं। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो तीन तरह का होता है। हर्बीवोर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन की सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो है अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करता है, जब भी इसके आसपास कोई फूड पार्टिकल आता है तो ये अपनी बॉडी की शेप जो है वो चेंज कर लेता है और ये एक आर्टिफिशियल माउथ बना लेता है जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं। तो जिसकी वजह से ये खाने के पार्टिकल को आसपास से घेर लेता है। घेरने के बाद ये उसको अंदर खींच लेता है। तो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस इसकी बॉडी में खाना जो है वो इसकी बॉडी में चला जाता है। तो इस तरीके से ये खाना खाता है। और जब वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालना होता है तब भी ऐसा ही होता है, ये अपनी बॉडी के सरफेस से जो खाना है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल लेता है। अब पढ़ते हैं पैरामीशियम में न्यूट्रिशन। अमीबा जो है वो अपनी तो शेप चेंज कर लेता है, बट पैरामीशियम में क्या होता है, इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं जिसको हम सिलिया बोलते हैं। तो सिलिया जो है वो क्या करता है, इसके आसपास जो भी फूड पार्टिकल आएगा तो सिलिया जो है वो उसको कैप्चर कर लेगा और कैप्चर करने के बाद ये उसको अंदर निगल लेगा। है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे कॉमन, क्योंकि हम हमारे अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक लॉन्ग ट्यूब होती है
जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है, यानी कि जहाँ से फूड एंटर हुआ और जहाँ से उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकला, तो उस पूरी की पूरी एक लॉन्ग पाथ है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इसके रिलेटेड, इससे जुड़े हुए जो ग्लैंड्स हैं, दैट आर द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, तो सबसे पहले है माउथ। माउथ में खाना जाएगा। माउथ के बाद वो आगे जाएगा, एक लॉन्ग ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, दैट इज़ द आइसोफेगस। आइसोफेगस के बाद एक थैली सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक के बाद ये नीचे चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, और लास्ट पॉइंट जो है एनस, उसके थ्रू ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। तो टोटल जो इसकी लेंथ होती है, ये 6 से 9 मीटर तक लंबी होती है। अब पढ़ते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। तो हमारी बॉडी में जो टोटल ग्लैंड्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े होते हैं, वो 5 ग्लैंड्स हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में पाया जाता है। पैनक्रियाज लीवर के जस्ट नीचे होता है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्टमक में पाए जाते हैं, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो टोटल 5 टाइप के ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में। पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी में क्या होता है, हम खाने को बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है, फिर डाइजेस्टेड खाना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमें न्यूट्रिशन देता है, और न्यूट्रिशन देने के बाद वो जो बाकी का वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये टोटल 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इंजेशन यानी कि खाना बॉडी के अंदर लेकर जाना माउथ के थ्रू। फिर होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि खाना जो है वो जो उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने को एब्जॉर्ब करना। जो डाइजेस्टेड खाना है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में से ब्लड में भेजना, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उसके बाद जब ये ब्लड में चला गया तो ये हमें एनर्जी देगा, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करेगा। तो इस प्रोसेस को हम असिमिलेशन बोलते हैं। उसके बाद वेस्ट मटेरियल भी तो जो बचेगा वो बॉडी से बाहर निकलेगा, उस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। तो टोटल 5 स्टेप्स में हमारा जो पूरा न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। कैसे कैसे कौन कौन सी जगह से होकर हमारी बॉडी का जो डाइजेशन है वो होता है। सबसे पहले माउथ में डाइजेशन होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि ब्रेड का पीस जब आप माउथ में रखते हो तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ डाइजेशन स्टार्च का माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो सलीवा माउथ के अंदर ही स्टार्ट कर देता है। उसके बाद मेन जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है। उसके बाद जो बाकी का डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और सबसे लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना, तोड़ना उनको। तो माउथ के अंदर हमारे होते हैं 32 टीथ्स, और इसके अलावा होती है एक टंग जो कि सलीवा को खाने के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करती है, और खाने को चबाने में, उसको तोड़ने में हमारे जो टीथ हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। अब है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। स्टमक में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। माउथ से चला गया वो फेरिंक्स में, तो फेरिंक्स में चला गया आइसोफेगस। आइसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके अंदर से खाना जो है वो नीचे चला जाता है। और ये जो मूवमेंट होती है इसके अंदर खाना जो नीचे जाता है, तो ये पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट होती है, ये मस्कुलर मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से मसल्स हिलते हैं और खाना डाइजेस्ट होता है। जो स्टमक की मस्कुलर वाल्स होती हैं वो खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारी स्टमक जो है उसके मसल्स बड़ी ज़ोर ज़ोर से हिलते हैं, तो हिलने की वजह से खाना अच्छी तरह से मिक्स होता है। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के अंदर, वो कुछ एंजाइम्स पैदा करते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड, एक एसिड है। तो एसिड जो है वो बैक्टीरियाज को, खाने के साथ जो बैक्टीरिया हमारे आए हैं उसको ख़त्म करता है। सलीवा के जो प्रोसेस है या सलीवा का जो काम है उसको भी ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा इसमें पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि प्रोटीन और म्यूकस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। स्टमक से जब खाना निकलता है तो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, एक नैरो पाथ होता है, जिससे खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पहुंचता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन से दोबारा स्टमक में वापस नहीं जाता। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम इसका स्मॉल है, बट ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। स्मॉल इसलिए इसका नाम पड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, डायमीटर थोड़ा छोटा होता है इसका, तो इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये काफ़ी कॉइल्ड होती है, ये बहुत थोड़ी जगह में काफ़ी लंबी जो ट्यूब है वो समा जाती है, बट जैसे ही आप इसको पूरा खोल के और इसका पूरा सरफेस एरिया को मेजर करने की कोशिश करोगे तो एक ग्राउंड जितनी, प्ले ग्राउंड जितनी बड़ी इसकी सरफेस एरिया हो जाता है। तो इसके अंदर से जो पैनक्रियाज के अंदर से जो जूसेस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, लीवर के अंदर से जो जूसेस प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये खाने को एल्कलाइन बनाते हैं। बाइल जो है, लीवर के अंदर से बाइल प्रोड्यूस होता है जो कि एल्कलाइन होता है, यानी कि बेसिक होता है। तो स्टमक के अंदर जो था वो एसिड प्रोड्यूस हुआ था, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जा रहा है वो बेस जा रहा है, ताकि खाना जो है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके। स्टूडेंट्स, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में लीवर का बहुत बड़ा रोल है। लीवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस कैसे प्रोड्यूस होता है? हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हर टाइम चलते रहते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स की जब डेथ हो जाती है तो ये स्टमक के पास में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको स्प्लीन बोलते हैं, वहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाते हैं। अब लीवर जो है वो स्प्लीन में से उन रेड ब्लड सेल्स को निकालता है और उनका जूस बना देता है, जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं। ये फैट्स के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है, उनको तोड़ता है, तो जिसकी वजह से जो फैट्स है वो डाइजेस्ट होती है। तो इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। डाइजेशन में पैनक्रियाज का क्या रोल होता है? तो पैनक्रियाज जो है वो लीवर के नीचे का एक ग्लैंड होता है। लीवर जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और पैनक्रियाज जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर से जो जूसेस प्रोड्यूस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, उनमें से एक जूस होता है, एक एंजाइम होता है ट्राइप्सिन, जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और लाइपेस नाम का एंजाइम जो है वो फैट्स को, इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। पिछले टॉपिक में हमने लीवर में पढ़ा था कि फैट्स इमल्सिफाई हो जाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, तो उन टूटे हुए पार्टिकल्स को फैट्स को डाइजेस्ट करने में लाइपेस नाम का एंजाइम जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। पढ़ते हैं रोल ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये इंटेस्टाइनल जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। ये एंजाइम्स एक्चुअली प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, तो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं, क्योंकि जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज के बने होते हैं। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से पैदा होने, जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर से पैदा होने वाले एंजाइम्स। अब पढ़ते हैं विली के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, आउट ग्रोथ सी होती है जिसको हम विली बोलते हैं। तो ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। वो कैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे आप मान लीजिए कि कागज़ का टुकड़ा मैंने लिया, पेज लिया, तो पेज को अगर मैं इकट्ठा कर दूं, मतलब उसको इकट्ठा हो जाए, तो उसका सरफेस एरिया जो है, उसका टोटल एरिया जो है वो तो कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, बट उसका सरफेस एरिया उतना ही रहेगा। तो इस तरीके से विली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होता है। हर विली के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं और नर्व्स होती है। तो जो भी खाना डिजेस्ट हुआ है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो विली में ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में चले जाते हैं।
अब पढ़ते हैं इजेशन। खाने से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, जो खाना डाइजेस्ट हो गया ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ से बॉडी का जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है एनस, उसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलेगा। तो एनस जो है वो भी एक स्फिंक्टर होता है, एक नैरो पाथ होता है जिसके अंदर से बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। अब पढ़ते हैं डेंटल कैरीज के बारे में। तो हम खाना खाते हैं तो चबाते हैं तो टूथ जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो टूथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि हमारा जो खाना है वो उसको अच्छी तरह से चर्न कर सके, उसको अच्छी तरह से च्यू कर सके। तो इसका जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है टूथ का वो है इनेमल। जो ऊपर वाइट कलर का पार्ट होता है हम उसको इनेमल बोलते हैं, ये सबसे हार्ड होता है। ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो कैल्शियम फॉस्फेट चट्टान जितना मजबूत होता है। तो मजबूत तो बहुत होता है, बट अगर कई बार हम शुगर या कोई चिपचिपा खाना खाते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया पलने लगता है, तो वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है। ये एसिड जो है कैल्शियम फॉस्फेट को डिके कर देता है, उसको खा जाता है, जिसकी वजह से सलीवा जो है वो टूथ की उस सरफेस पे नहीं पहुंच पाता और वहाँ पे प्लाक बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम रेगुलरली जो ब्रशिंग करते हैं उससे प्लाक रिमूव होता है, और जो भी उसके अंदर से गंदगी होती है बैक्टीरियाज वगैरह वो भी रिमूव होते हैं। तो इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेशन से जो ब्रशिंग है वो हमें बचाती। अगर हम सही तरीके से ब्रशिंग नहीं करते हैं तो इससे इन्फेक्शन हो सकती है, इससे टूथ में स्वेलिंग हो सकती है, तो और भी काफ़ी सारी डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच का डिफरेंस। खाना जो है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अगर बनता है तो उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर खाना जो है वो बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट होता है एंजाइम्स की मदद से, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल उसका इस्तेमाल होता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल का इस्तेमाल नहीं होता। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में खाना जो है वो दिन के टाइम पे प्रिपेयर होता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप किसी भी टाइम पे खाना बना सकते हो, रात के टाइम पे भी, दिन के टाइम पे भी खाना बना सकते हो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सारे ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया आते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सारे एनिमल्स और फंगस आते हैं। अब प्लांट्स जो है वो अपना रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो एयर से, स्टोमाटा के थ्रू उनकी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एंटर करते हैं। वाटर कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। तो मिट्टी में जो रूट्स होती है उसके थ्रू वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। सनलाइट सन से मिलती है, तो ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल होती है वो सन को अब्जॉर्ब करती है। तो इस तरीके से उनको रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए मिलता है। अब एसिड का क्या रोल है स्टमक में? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि एसिड का सबसे बड़ा रोल है, ये एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से एंजाइम जो है, पेप्सिन नाम का एंजाइम, वो अपना काम तेज़ कर देता है और खाने के साथ जो बैक्टीरियाज आए हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। इसके अलावा एक और है कि जो सलीवा जो इसके साथ खाने के साथ मिला होता है उसके काम को ये ख़त्म कर देता है, उसके एक्शन को ख़त्म कर देता है। अब है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड करना, कन्वर्ट करना। लाइपेस, ट्रिप्सिन और अमाइलेस नाम के एंजाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स खाने को, जैसे कि लाइपेस एंजाइम जो है वो लिपिड्स को तोड़ता है, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को तोड़ता है और उसको अमीनो एसिड्स में डिवाइड कर देता है। अमाइलेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए कैसे डिज़ाइन हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरली साइड में, इनर साइड पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, आउट ग्रोथ होती है जिसको हम विली बोलते हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है जिसकी वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं जो कि खाने को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल खाने को डाइजेस्ट करने में।
बहुत जल्दी इस चैप्टर का थर्ड पार्ट भी अपलोड होगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।